मायके की गर्मा गर्मी वर्सेस ससुराल की नरमी। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तेरी वजह से मेरा मुंह जल गया। अरे तेरी माँ तो मर गई लेकिन तू अपनी आदत नहीं छोड़ेगी। अपनी माँ के साथ तू भी क्यों नहीं मर गई? देखिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। वो ठंडा था, इस वजह से मैंने सोचा कि गर्म पानी पीने से गले को राहत मिलेगी। तुझे किसने कहा था? मैं तेरी सारी बातें समझती हूँ। रुक, अभी बताती हूँ मैं तुझे। तूने गर्म पानी से हम सबका मुंह जलाना चाहा ना? अब तुझे पता चलेगा गर्मा गर्म गर्मी किसे कहते हैं। इतना कहकर शकुंतला निशिता का हाथ पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए किचन की तरफ ले जाने लगती है। चाची, चाची ऐसा मत कीजिए, चाची हाथ में लग रहा है, चाची। शकुंतला निशिता की एक नहीं सुनती और घसीटते हुए ले जाकर किचन में गर्म पानी करके निशिता का हाथ गर्म पानी में डाल देती है। चाची मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे गर्म पानी में से हाथ निकालने दीजिए, बहुत चल रहा है, पानी बहुत गर्म है। शकुंतला निशिता की एक नहीं सुनती और पकड़ते हुए पानी में निशिता का हाथ डालकर 10 मिनट तक छोड़ देती है। अब पता चलेगा तुझे असली गर्माहट किसे कहते हैं। तूने हमारा मुंह जलाना चाहा था ना? अब ये जला हुआ झुलसा हुआ हाथ लेकर घूम। इतना कहकर शकुंतला किचन से चली जाती है और निशिता जमीन पर बैठकर रोने लगती है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों माँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मुझे लगता ही नहीं है कि ये मेरा अपना परिवार है। सभी अपनों के बीच कितनी गर्मा गर्मी चलती रहती है। सब मुझ पर अपना गुस्सा निकालते हैं, मैं क्या करूं? इस तरह निशिता थोड़ी देर रोती है और फिर माँ मेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन मैं माँ के पास तो जा सकती हूँ ना? यह सोचकर निशिता तुरंत उठती है, अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ के कब्र के पास जाकर जमीन पर बैठकर रोने लगती है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पहले भी यहाँ ऐसा ही गर्मा गर्मी का माहौल था, लेकिन आपके जाने के बाद तो यह और भी ज्यादा बढ़ गया है। निशिता इसी तरह अपनी माँ के कब्र के पास बैठकर बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ माँ, वो कल मुई कहाँ गई? तब से उसे बुला रही हूँ, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। भाग गई ना वो फिर से अपनी इस मरी हुई माँ की कब्र के पास। इसकी अक्ल तो मैं ठिकाने लाती हूँ। अपने परिवार के साथ शकुंतला निशिता के पास पहुंचती है, जहां निशिता कपड़े के बगल में बैठकर रो रही थी। अपनी ये मगरमच्छ के आंसू निकालना बंद कर। सब समझती हूँ तेरा नाटक काम से जी चुराने का अच्छा तरीका है। सही बात है, वैसे तेरा नाटक एकदम असली लग रहा है। कौन सी अकेडमी से सीख कर आई है ये झूठे आंसू निकाल कर रोना? और हाँ, अगर इतनी ही अपनी माँ की याद आ रही है ना, तो उसके पास ही चली जा। वो तो मर गई, तुझे यहाँ छोड़ गई, और तू भी एक ड्रामेबाज। हम घर जा रहे हैं, हमारे घर पहुँचने से पहले अगर तू घर नहीं पहुँची तो देख तेरा क्या करते हैं। शकुंतला निशिता को एक लात मारकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं चाची हर वक्त मुझे मारती क्यों रहती है। मेरे मायके में ही इतनी गर्मा गर्मी चलती रहती है, क्या मुझे ससुराल में नरमी मिल पाएगी? अच्छा मैं जा रही हूँ माँ, वरना लेट होने पर सब लोग मुझे और मारेंगे। फिर निशिता रोते हुए वापस घर आ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, क्यों रे कलमुही, तू अपनी माँ को याद करते करते उनके पास ही चली गई क्या? आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? जैसे ही किचन में खड़ी निशिता शकुंतला की बात सुनती है, पर तुरंत चाय नाश्ता लेकर कमरे में पहुंचती है। सरसों लाते हुए हमारे कमरे में कहाँ आ रही है? वहीं खड़ी रहे और बगल के टेबल पर नाश्ता रख। अभी वीरेंद्र को निशिता के होने वाले ससुराल वालों का फोन आता है। हेलो समदन जी, निशिता ठीक तो है ना? उसकी माँ इस तरह उसे छोड़कर चली गई, बेचारी कितनी परेशान होगी। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम शादी की तारीख आगे बढ़ा सकते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है शादी की तारीख आगे बढ़वाने की। वैसे भी इसकी माँ मर गई है, इसे हम जैसे तैसे झेल रहे हैं। अच्छा ही होगा कि इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं आपकी बातें समझ सकती हूँ, लेकिन बेचारी की माँ मर गई है, आपको उसके साथ इतनी गर्मा गर्मी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। थोड़ी नरमी से पेश आइए। ये उसका मायका है और उसके मायके में इस तरह से गर्मा गर्मी ही चलती है। और वैसे भी आप अपने काम से काम रखिए। शादी ऑलरेडी 1 महीने आगे बढ़ गई है और अब 1 महीने बाद ही शादी होगी। इतना कहकर शकुंतला फोन कट कर देती है। अरे कलमुही, तू खड़ी होकर हमारी बातें क्या सुन रही है? चल निकल यहाँ से। शकुंतला निशिता से नाश्ता लेकर उसे कमरे से बाहर भेज देती है। हे भगवान, मेरे मायके में ही इतनी गर्मा गर्मी चलती है। जब मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो मेरा ससुराल में क्या होगा? वहीं दूसरी तरफ, तौबा तौबा, बेचारी के मायके में कितनी गर्मा गर्मी चलती रहती है। बेचारी की माँ मर गई, लेकिन फिर भी सब उसे कितना चिल्ला रहे हैं। सच में बेचारी के मायके वाले तो बड़े ही बेशरम हैं। सारा लड़ाई झगड़ा समझ में आता है, लेकिन किसी की माँ मरने के बाद तो उन्हें उसके साथ नर्म व्यवहार करना चाहिए।
हाँ बात तो सही है आप लोगों की, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, वो उसका और उसके मायके वालों का आपसी मामला है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन जब निशिता बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मेरे महंगे वाले वो वन पीस अच्छी है ना, मिल ही नहीं रही, इतनी महंगी थी क्या ही बताऊं। अरे देख यहीं कहीं रख दिया होगा तूने, ढूंढ ले मिल जाएगा। घर में से कहाँ जाएगा? माँ जरूर उसे कल निशिता नहीं चुराया होगा। वैसे भी उसकी माँ ने तो कभी उसे इतनी महंगी चीजें पहननी नहीं थी, इस वजह से उसके पास अच्छी चीज नहीं गई। अच्छा ऐसा है क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तेरे कपड़े चुराए, उसकी अकल तो मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर गुस्से में आग बबूला होकर शकुंतला बालकनी में कपड़े सुखा रही निशिता के पास जाती है और निशिता का हाथ मोड़कर बाल पकड़कर खींचने लगती है। बोल बोल दो कौड़ी की लड़की, तूने मेरी बेटी के कपड़े चुराकर कहाँ छुपाए हैं? तेरी माँ की इतनी औकात नहीं थी कि तुझे इतने महंगे महंगे कपड़े पहना सके, तो तूने उसके मरने के बाद मेरी बेटी के कपड़े चुराना शुरू कर दिए। बोल कहाँ छुपाए हैं उसके कपड़े? नहीं चाची, मैंने श्रेया के कपड़े नहीं छुपाए हैं, वैसे भी मैं वैसे ऐसे कपड़े नहीं पहनती। वैसे का क्या मतलब है? मेरी बेटी तुझसे 100 गुना ज्यादा अच्छे कपड़े पहनती है। चल बता कहाँ रखे हैं तूने उसके कपड़े? निशिता के कुछ न कहने पर शकुंतला उसका मुंह बालकनी से लटका देती है। चाची ऐसा मत कीजिए, आपको पता है मुझे ऊंचाई से कितना डर लगता है, ऐसा मत कीजिए चाची। तो तू बता दे कहाँ छुपाया है तूने मेरी बेटी का कपड़ा? पूरे 10,000 का था। माँ उसे छोड़ दो, उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ गंदे मत करो, मुझे मेरे कपड़े मिल गए हैं, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर शकुंतला श्रेया के साथ वहाँ से चली जाती है। काश माँ आप इस वक्त मेरे साथ होती, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मेरे मायके में इतना गर्म माहौल रहता है, पता नहीं ससुराल में क्या होगा। बालकनी में हो रही ये सारी चीज नीचे सब्जी के ठेले पर सब्जी ले रही औरतें भी देख रही थीं। बेचारी के मायके में ही इतनी गर्मा गर्मी चलती रहती है, न जाने बेचारी के ससुराल में क्या होगा। सच बताऊं तो इसे देखकर सच में मेरे दिल में कभी कभी इसके लिए दुआ निकलती है। हे भगवान, मायका तो इसका गर्मा गर्मी से भरा हुआ है, कम से कम अब ससुराल अच्छा देना। हाँ ये तो है, ये तो मैं भी चाहती हूँ। अब लड़ाई झगड़ा तो सभी के घर में होते हैं, लेकिन किसी की डेथ होने के बाद कुछ दिनों के लिए तो उन्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। निशिता के मायके वाले निशिता के साथ जो व्यवहार करते थे उसे देखकर आस पड़ोस में भी उनके खिलाफ बातें चलने लगी थी। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और इसी गर्मा गर्मी के माहौल में निशिता की शादी नितिन के साथ हो जाती है। फिर कार में बैठकर ससुराल जाते वक्त मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, लेकिन मेरे मायके में ही इतनी गर्मा गर्मी का माहौल चलता रहता था ना, न जाने ससुराल में क्या होगा, वहाँ सभी लोग कैसे होंगे। मुझे तो ये सोचकर ही घुटन हो रही है। अपने मायके की गर्मा गर्मी देखने के बाद निशिता अपने ससुराल के बारे में सोच रही थी। अब यही सोचते सोचते वो अपने ससुराल पहुंचती और गृह प्रवेश के वक्त भाभी आप शादी में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये सिंदूर लगने के बाद आप तो और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी हैं। हाँ भाभी, आपकी इस खूबसूरती के सामने तो मिस वर्ल्ड भी शर्मा जाएगी। क्या हुआ भाभी, आपके चेहरे का रंग इस तरह उड़ा क्यों हुआ है? सब ठीक तो है ना? निशिता कुछ बोलती उससे पहले ही आशा कहती है, हंसी मजाक और ये सारी बातें बाद में करना, पहले गृह प्रवेश का मुहूर्त बीत रहा है। बहू तू अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश कर। क्या दाहिने पैर से? हाँ बहू, गृह प्रवेश तो दाहिने पैर से ही करते हैं। चलो तुम गृह प्रवेश करो वरना मुहूर्त बीत जाएगा। मुकेश की बात सुनकर निशिता जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों और दर्द को सहकर अपना दाहिना पैर उठाती है और कलश गिराने जाती है, लेकिन बिना कलश गिराए ही अपना पैर पीछे कर लेती है। बहू ये तुमने क्या किया? दाहिने पैर से कलश गिराकर ससुराल में प्रवेश करने का अर्थ अपने ससुराल और पूरे परिवार के साथ आगे बढ़ने का होता है, और तुमने अपने पहले कदम ही पीछे कर लिए। ये तो बड़ा ही अपशगुन है। हाँ बहू, तुमने गृह प्रवेश के वक्त इतना बड़ा अपशगुन क्यों किया? तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है क्या? सभी की बातें सुनकर निशिता बहुत ज्यादा डर जाती है और बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप गृह प्रवेश करके नितिन के साथ कमरे में चली जाती है। माँ मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, जिस तरह मायके में गर्मा गर्मी का माहौल रहता था उसी तरह मेरे ससुराल में भी है। पता नहीं अब मैं यहाँ कैसे रहूंगी। अरे क्या हुआ मेरी प्यारी पत्नी? तारे देखकर क्या सोच रही हो और इतनी उदास और परेशान क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर निशिता जैसे बिस्तर की तरफ बढ़ने लगती है उसके पैर लड़खड़ाते हैं और नितिन उसे संभालता है। अरे क्या हुआ? थोड़ा संभल कर चलो। अरे तुम ठीक तो हो? जी हाँ मैं ठीक हूँ। निशिता बिस्तर पर जाकर सो जाती है और साथ ही नितिन भी सो जाता है। फिर अगली सुबह निशिता अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए तैयार होकर किचन में पहुंचती है। मेरे ससुराल वाले कितने ज्यादा अमीर हैं और यहाँ का किचन भी कितना बड़ा है। मुझे इनके लिए लगता है तरह तरह के अलग अलग पकवान बनाने पड़ेंगे। ये सोचकर निशिता एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है और फिर
अभी तो सिर्फ 8 बज रहे हैं, सभी लोग 9-10 बजे तक नाश्ता करेंगे। क्यों ना मैं ये खाना अपनी माँ की कब्र पर चढ़ाकर आ जाऊँ। ये सोचकर निशिता तुरंत एक प्लेट पर खाना निकालकर अपनी माँ के कब्र के पास पहुँचती है। ये देखो माँ, आज मैंने अपने ससुराल की पहली रसोई में इतने सारे पकवान बनाए हैं। आपने ही मुझे सिखाया था ना। पता है माँ, आपको मायके में जैसे सब मुझ पर चिल्लाते थे, वैसा ही ससुराल में भी है। फिर निशिता अपनी माँ की कब्र से बातें करने लगती है, जिससे उसका ध्यान वक्त पर से हट जाता है और काफी देर हो जाती है। हे भगवान, मेरा ध्यान तो वक्त पर गया ही नहीं। इतनी देर हो गई, अब मुझे जल्दी ससुराल पहुंचना होगा। फिर निशिता तुरंत दौड़ते हुए, बहू, तूने कल गृह प्रवेश के वक्त अपशगुन तो कर ही दिया था, लेकिन आज फिर पहली रसोई की रस्म में भी तू बाहर घूमने चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बाहर घूमने नहीं गई थी, बल्कि। बहू चुप हो जाओ, अपनी ये सफाई देना बंद करो। तुम्हारी वजह से एक के बाद एक अपशकुन हो रहे हैं। तभी निशिता की बात सुने बिना उसे डांट रहे थे, तभी वहाँ आयुष और ऊपर कमरे से नितिन आता है। माँ, आप भाभी को डांटना बंद कीजिए, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, और भाभी बाहर घूमने नहीं बल्कि अपनी माँ की कब्र पर खाना चढ़ाने गई थी। क्या? लेकिन फिर भी कल तो तूने अपशगुन किया था ना। माँ, कल भी निशिता की कोई गलती नहीं थी। दरअसल निशिता कलश नहीं गिरा पाई क्योंकि उसके दाहिने पैर में बहुत तेज चोट लगी है। क्या? लेकिन बहू, अगर ऐसी बात थी तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? बिन वजह हम तुझ पर इतना चिल्ला बैठे। बताया तो इसने मुझे भी नहीं है, लेकिन ये कल रात को जब सो रही थी तब। अरे, ये इतनी ठंड में बिना कंबल ओढ़े क्यों सो रही है? मैं इसे उड़ा देता हूँ, साथ ही हीटर भी ऑन कर देता हूँ। फिर नितिन हीटर ऑन करता है और फिर जब निशिता को कंबल उड़ाने जाता है तो अरे, ये क्या? निशिता के तो दाहिने पैर में इतनी तेज चोट लगी है, तभी वो गृह प्रवेश नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसने किसी को बताया क्यों नहीं? मैं दवाई लगा देता हूँ। और फिर मैं दवाई लगाकर कंबल उड़ा दिया। वैसे अभी भी मेरा यही सवाल है, तुमने हम में से किसी को भी इस बारे में बताया क्यों नहीं? वो मैंने सोचा कि जब मायके में कोई मेरी केयर नहीं करता और पूरे परिवार के बीच गर्मा गर्मी का माहौल बना रहता था, तो फिर ससुराल में किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। देख बहू, तेरे मायके में सभी के बीच चाहे जैसा भी माहौल रहा हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तू इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है। हाँ बहू, इस घर में कीर्ति और रितिका का जितना हक है उतना ही तेरा भी। हमें माफ कर दे। हमें पता नहीं था कि तू अपनी माँ की कब्र के पास गई थी, और कल तूने जो गलती की वो जानबूझकर नहीं की। हाँ बहू, मुझे माफ कर देना, मैं कल तुझे बेवजह कुछ ज्यादा ही चिल्ला दी थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सच में आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं कहाँ आप लोगों को गलत समझ रही थी। भाभी, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और वो आपकी भी बहुत फिक्र करते हैं। चलिए अब सभी नाश्ता कर लेते हैं। मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ डाइनिंग टेबल पर। नहीं बहू, तेरे पैर में चोट लगी है ना, तू डाइनिंग टेबल पर बैठ और मैं और कीर्ति मिलकर सभी का खाना निकालते हैं। फिर निशिता अपने ससुराल वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठती है और आशा खाना लगाती है। फिर सभी खाना खाना शुरू करते हैं। वाह भाभी, आपने क्या खाना बनाया है? हाँ भाभी, सच में खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। इतना टेस्टी खाना तो माँ भी नहीं बनाती है कभी। अरे रितिका बिटिया, ये मत बोल, वरना कहीं तेरी माँ गुस्सा हो गई ना, तब बताएगी अच्छे से। अरे भला मैं क्यों गुस्सा हूँ? मेरी इतनी अच्छी प्यारी सी बहू है, उसकी तारीफ सुनकर तो मुझे ही खुशी मिलेगी। आखिरकार बहू किसकी है? इसी तरह फिर हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं और निशिता को पहली रसोई का गिफ्ट मिलता है। और इसी तरह शाम को माँ जी, वो पूछने आई थी कि रात के खाने में क्या बना दूं? बहू, तुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अभी तो तू आराम कर। हाँ भाभी, हमें पता ही नहीं था कि आपके पैरों में इतनी तेज चोट लगी है, और जब पता है तो आप अपना ध्यान रखिए, काम हम कर लेंगे। अरे लेकिन आप लोग कैसे? अरे बहू, तू आज आई है, तेरे आने से पहले भी तो मैं और कीर्ति ही और साथ में रितिका मिलकर काम करते थे। अभी कुछ दिन तक ऐसा ही होगा जब तक तेरे पैर सही ठीक से नहीं हो जाते। फिर सभी लोग निशिता को सोफे पर बिठा देते हैं और खुद काम करने चले जाते हैं। और अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। निशिता के ससुराल वाले उससे बहुत ही नरमी से पेश आते हैं। और फिर एक दिन, मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। एक तरफ मेरे मायके में जहाँ सबका दिमाग गर्म रहता था, और यहाँ मेरे ससुराल वाले कितनी अच्छी तरह से बातें करते हैं मुझसे। कितनी नरमी होती है इनकी बातों में। निशिता ये सोच रही थी कि तभी उसके कमरे में आशा आती है। बहू, तेरे पैर ठीक तो हो गए? तू एक काम करेगी, बाहर से जाकर सब्जी ले आ, क्योंकि मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं माँ जी, मैं जाकर सब्जी ले आती हूँ मार्केट से। निशिता तुरंत तैयार होकर सब्जी मार्केट पहुंचती है और सब्जी लेकर लौटने लगती है। मैंने सब्जी तो ले ली, वैसे ये रास्ता तो मेरी माँ की कब्र से होता हुआ जाता है। क्यों ना मैं एक बार माँ से मिलकर आऊँ? वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मैं माँ की कब्र के पास नहीं गई। ये सोचकर निशिता तुरंत एक माला खरीद लेती है और अपनी माँ की कब्र पर चढ़ाकर वहाँ बैठ जाती है।
पता है माँ आपको, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि वहाँ का घर का मिजाज कुछ अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी बातों में बहुत नरमी होती है। लेकिन माँ, फिर भी मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ, आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? निश्चिता बातें करते करते रोने लगती है और फिर इसी तरह रोते रोते काफी देर हो जाती है। अरे फोन किसका आ रहा है? ओह शिट, मेरे ससुराल से निकले हुए मुझे 3 घंटे हो गए। अब तो सब लोग मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, जैसे मायके भी करते थे। मुझे जल्दी घर जाना होगा। ये सोचकर निश्चिता रोते रोते जैसे तैसे खड़ी होती है कि तभी वहां रखे एक पत्थर से उसका हाथ में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। अरे ये चोट कैसे लग गई? इतना खून बह रहा है। लेकिन अगर अभी मेरी माँ के साथ मैं होती तो वो मेरे जख्म पर मरहम लगाती। आपके जाने के बाद आप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता मुझे। निश्चिता जमीन पर बैठकर अपना चोट लगा हुआ हाथ लेकर कब्र के सामने रो रही थी कि तभी वहां उसके ससुराल वाले आते हैं। अरे बहू, तू यहाँ? अरे तुझे ये चोट कैसे लगी? चल मैं पट्टी कर देती हूँ। देखो निशिता, रोना बंद करो। रोने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अपने आंसू पोंछो। एक तरफ आशा जो निशिता के हाथ में मलहम पट्टी कर रही थी, तो दूसरी तरफ नितिन जो निशिता के आंसू पोंछ रहा था। और निशिता अपनी माँ के कब्र के सामने बैठकर अपनी माँ को याद कर रही थी। देख बहू, चुप हो जा। इस तरह रोने से कुछ नहीं होता। अगर तेरी माँ तुझे इस तरह रोता हुआ देखेगी तो उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। तू खुश रह, रो मत। हाँ निशिता, रोना बंद करो। हमारे साथ घर चलो। तुमने पिछले 3-4 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है। एक टाइम वो था जहाँ मेरे मायके वाले मुझे कब्र के सामने बैठा देखकर मुझ पर चिल्ला रहे थे, और एक आज का टाइम है जहाँ मेरे ससुराल वाले मुझे चुप करवा रहे हैं। देखिए भाभी, आप ज्यादा मत सोचिए, रोना बंद कीजिए और घर चलिए। फिर निशिता अपने ससुराल वालों के साथ घर जाती है और सभी लोग निशिता को पानी पिलाकर उसे चुप करवाते हैं। फिर इसी तरह अगले दिन। ओह, अभी तो कितना सारा काम करना है। आटा सानना है, सब्जी बनाना है, और साथ ही मीठे में भी कुछ बनाना होगा। निशिता ये सोच ही रही थी कि तभी किचन में रितिका और कीर्ति आते हैं। ओ मेरी प्यारी भाभी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, बस खाना बना रही थी। अच्छा, तो अकेले सारा काम करके आप माँ की तारीफ भी अकेले ही सुनना चाहती है? हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलिए हम सब मिलकर काम करते हैं। मैं आटा सान दूंगी, रितिका सब्जी काट देगी और आप रोटी बना दीजिए, और मीठे में कुछ हम सब मिलकर बना लेंगे। फिर निशिता की दोनों नंद हंसी मजाक करते हुए मिलकर निशिता के काम साथ करती हैं, जिससे सारा काम झटपट पूरा हो जाता है। कितनी अच्छी हो तुम दोनों। तुम्हारी वजह से मेरा सारा काम इतनी जल्दी खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? हम तो आपसे खाना बनाना सीख रहे थे। अब हमारी भी तो शादी होगी तो काम आएगा ना। अच्छा, तो आपको शादी करने की बड़ी जल्दी है। सब समझ रही हूँ मैं। अच्छा भाभी, आप सबको बुला कर ले आइए, मैं सबका खाना निकाल देती हूँ। फिर रितिका खाना निकालती है और निशिता सभी को बुलाकर लाती है और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। इसी तरह अगले दिन दोपहर में। मेरा ये सिर अचानक दर्द क्यों करने लगा? काश आज माँ होती तो मेरे सिर की अच्छी से मालिश कर देती। तभी आशा वहां आती है और निशिता का सिर दबाने लगती है। अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? रहने दीजिए। अच्छा, अगर तू मेरी बेटी जैसी नहीं है तो वैसे भी तू मुझे माँ जी क्यों बोलती है? तू मुझे माँ बोल सकती है, समझी? चल अब मुझे सिर दबाने दे। माँ, आप कितनी ज्यादा अच्छी हो। सच में आप जैसी सास तो सबको मिले। अब इसी तरह धीरे धीरे निशिता के ससुराल का हर एक सदस्य निशिता के साथ इतना अच्छा पेश आता है कि जिससे उसे अब अपनी माँ की कमी महसूस होना बंद हो चुकी थी। फिर एक दिन जब हॉल में बैठे सभी लोगों को चाय देने जा रही थी तो मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। एक तरफ मेरे मायके में इतनी गर्मा गर्मी का माहौल रहता था और मेरे ससुराल में इतनी नरमी। सच में मेरी सास ने तो मेरी माँ की कमी को पूरा कर दिया। इसी तरह निशिता अपने ससुराल में खुश रहने लगी थी। फिर एक दिन उसे उसकी फ्रेंड का फोन आता है। सुन, वो मैंने तुझे बताया था ना कि मेरी चाची की डेथ हो गई थी, तो कल उनकी 13वीं भी है। तू आ जाना। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर वक्त मिलेगा तो जरूर आऊंगी। इतना कहकर बेड पर बैठी निशिता फोन कट कर देती है। 13वीं से याद आया, 2-3 महीने हो गए हैं मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए जो हवन होता है वो अब तक नहीं हुआ। लेकिन मैं मायके वालों को बोलूं कैसे? उन लोगों ने तो पैसों के चक्कर में मेरी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, कब्र बनाकर छोड़ दिया। तभी कमरे में नितिन आता है। अरे निशिता, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मैं जाती हूँ, किचन में कुछ काम है। निशिता वहां से चली जाती है और तभी उसे उसके मायके वालों का फोन आता है जो नितिन रिसीव करता है। तू तो अपने ससुराल में आराम कर रही है। तेरी माँ के हवन में जो पैसे खर्च हो गए कौन देगा उसे? तेरी माँ तो मर गई, मेरे सिर ये पूजा पाठ करवाने की आफत छोड़ गई। मेरे पास पैसे नहीं है तेरी माँ के हवन के लिए, समझी करमजली? अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कुछ बोल तो। नितिन ये सुनकर बिना कुछ कहे फोन कट कर देता है। तो ये वजह है कि निश्चिता इतनी परेशान थी। देखो अब मैं उसकी खुशी के लिए क्या करता हूँ।
फिर नितिन ये बातें जाकर अपने पूरे परिवार को बता देता है। तो इसमें दिक्कत ही क्या है बहू? इस तरह परेशान देखने से अच्छा है कि हम उसके लिए कुछ ऐसा करें जिससे उसे खुशी मिले। आशा की बात सुनकर घर में एक अलग सा माहौल बन जाता है और सभी पूजा की तैयारी में बिजी हो जाते हैं। फिर अगले दिन ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, ये बस ऐसे ही। वैसे आप ज्यादा मत सोचिए, चलिए मेरे साथ शॉपिंग पर चलिए। नहीं, मैं शॉपिंग पर नहीं चल सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको हमारे साथ शॉपिंग पर चलना होगा। रितिका और कीर्ति की जिद की वजह से निशिता उनके साथ शॉपिंग पर चली जाती है। तुम दोनों इस तरह मुझे शॉपिंग पर क्यों लेकर चले आए? और घर में वो सारी तैयारियां क्यों हो रही है? तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? भाभी, वो तो आपके लिए सरप्राइज है, लेकिन घर में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। ज्यादा मत सोचिए। फिर तीनों मॉल से कुछ चीजें खरीदती हैं और घर वापस लौटती हैं। अरे गेट पर इतने सारे जूते चप्पल किसके रखे हैं? कौन आया है घर में? और ये सब क्या हो रहा है? चलकर देखती हूँ। फिर निशिता जैसे ही घर के अंदर जाती है वो सारी चीज देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ उसकी माँ की फोटो लगी थी जिस पर सभी लोगों ने माला पहना रखी थी और साथ ही वहाँ हवन भी चल रहा था। ये हवन और ये सब कुछ क्या है? वो कल मैं तुम्हारी चाची का फोन रिसीव कर लिया था। उन्होंने तुम्हारी माँ की आत्मा की शांति के लिए हवन के बारे में बातें कर रही थी। और फिर हमने फैसला लिया कि तेरी माँ की शांति के लिए हम अच्छी तरह से हवन करवाएंगे। ये तेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए हवन हो रहा है। ये देखते ही निशिता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सभी के साथ बैठकर अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए हवन करती है। और फिर चलो, हवन तो अच्छी तरह से हो गया, कोई गड़बड़ नहीं हुई। तभी वहाँ निशिता कांच की प्लेट में नाश्ता लेकर आ रही थी जो गिरकर टूट जाती है। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बहू, तू ठीक है ना? हमारे लिए इतना ही काफी है। हाँ, और फिर एक प्लेट ही तो है, इतना घबरा क्यों रही हो? ये सारी चीजें सोफे पर बैठी पड़ोसन भी देख रही थी। भले ही निशिता के मायके में गर्मा गर्मी का माहौल था, लेकिन ससुराल तो नरम मिजाज का है। हाँ, तभी तो निशिता के ससुराल वालों ने निशिता की माँ की आत्मा की शांति के लिए इतनी बड़ी पूजा करवाई है। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भले ही मायका गर्मा गर्मी वाला था, लेकिन ससुराल तो नरम स्वभाव का है। इस तरह हवन में आए सभी लोग ससुराल की तारीफ करते हैं और कुछ देर बाद खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोच रही हैं? बहू, कहीं तुम हमसे नाराज तो नहीं हो, या फिर इस हवन में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप लोगों ने तो इतनी अच्छी तरह से मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया है। इतनी अच्छी तरह से तो मेरे मायके वाले भी नहीं करवाते। देख बाबू, मैं समझ सकती हूँ कि माँ को खोने का दर्द क्या होता है। मैं तेरी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन तुझे उनकी तरह प्यार देने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। सच में माँ और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। भले मेरे मायके में रिश्तों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल रहता था, लेकिन मेरा ससुराल नरम मिजाज का है। तेरे मायके वाले तुझ पर क्यों चिल्लाते थे? तेरे मायके में इतना गर्म माहौल क्यों बना रहता था? ये सब हमें नहीं पता, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि ये तेरा ससुराल नहीं बल्कि तेरा खुद का अपना घर है। जितना हक यहाँ नितिन रितिका का है, उतना ही तेरा भी है। हाँ, और तुम मुझे अपनी सास नहीं बल्कि माँ की तरह समझो। और तू इस घर की बहू नहीं, बेटी की तरह है। मैं आने से पहले बहुत घबराई हुई थी कि न जाने मेरे ससुराल कैसा होगा, लेकिन आप लोगों के इस नर्म मिजाज की वजह से आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अपने नर्म मिजाज वाले ससुराल से इतना प्यार पाकर निशिता को अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती और वह खुशी खुशी रहने लगती है।